So up till here we have discussed in the last class. यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. कमेंट अभी देख लेता हूँ क्या है. गुड इवनिंग सर, आई वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 27th, प्लीज गाइड मी सर, आई एम वेरी कंफ्यूज. क्या गाइड करना है बेटा, डाउट तो बताओ. 27th को ज्वाइन करना है, बिल्कुल ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है. सर प्लीज प्रोवाइड अस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नोट्स फॉर प्रिंटिंग, आवर एग्जाम इज क्लोज. बेटा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट के नोट्स ग्रुप के ऊपर अवेलेबल है. ऑल दी नोट्स आर अवेलेबल ऑन द ग्रुप, वहां से आप चेक कर सकते हैं. यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया. लास्ट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन तक हुआ था. रिप्लाई क्रिएट शॉर्ट बता तो दिए भाई. बार बार वही कमेंट चल रहा है इसका. चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं. यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है. चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ विल बी स्टार्टिंग. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ये लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है. लाइट को थोड़ा उधर करें, एक मिनट रुको. स्क्रीन पे भी लाइट आ रही है. अब ठीक है. प्लीज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नोट्स प्रिपेयर. अरे भाई अवेलेबल है, खोल के तो देखो. इट इज अवेलेबल ऑन द ग्रुप. चलो अब टॉपिक स्टार्ट करने दो मुझे. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल एंगल होता है हमारे मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में और ट्रू मेरिडियन के बीच में. तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन, कौन सा एंगल बिटवीन? हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन. लेट अस सपोज ये ट्रू नॉर्थ है, लेट अस सपोज ये मैग्नेटिक नॉर्थ है. इनके बीच का जो एंगल होता है थीटा, इसको हम बोलते हैं डिक्लिनेशन. तो द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज डिक्लिनेशन. अब ये जो डिक्लिनेशन है, ये भी क्या करती है? वेरी करती है. सो दिस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेरीज. कहने का मतलब है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कांस्टेंट नहीं रहती है. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगी, पहली चीज. और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एक ही जगह पे टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगी. दूसरा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किसी भी एक जगह पे टाइम टू टाइम वेरी करती है. अब इसके वेरिएशन के पीछे रीजन क्या होता है? 4 वेरिएशन होते हैं इसके. देयर आर 4 वेरिएशंस ऑफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. एक एक करके सबको उठाते हैं. पहला, द फर्स्ट ऑफ द वेरिएशन इज नोन एज सेकुलर वेरिएशन. अब सेकुलर वेरिएशन क्या होता है? सेकुलर वेरिएशन अकर्स कंटिन्यूअसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक होता है, 100 से लेके 350 साल. तो 100 से लेके 350 साल तक ये वेरिएशन चलती रहती है और इसको डायरेक्शन बदलने में इतना टाइम लग जाता है. ये जो सेकुलर वेरिएशन है इसका रीजन नहीं पता ऐसा क्यों होता है, और कोई रिलायबल तरीका भी नहीं है इसको मेजर करने का. देयर इज नो रिलायबल मेथड अवेलेबल टू फाइंड इट्स वैल्यू आल्सो. तो कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं पता और कोई रिलायबल तरीका भी नहीं पता. पर ये जो सेकुलर वेरिएशन है अपनी डायरेक्शन बदल देती है 100 से लेके 3.5 सालों के बीच में. द एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वेरिएशन इज नॉट सेम. इसकी जो एनुअल रेट ऑफ चेंज होती है वो सेम नहीं है, पर वेरी करती है किसके बीच में? 5 से लेके 10 मिनट के बीच में. तो जो सेकुलर वेरिएशन है, अगर मैं इसकी रेट लिखूं, तो जो सेकुलर वेरिएशन है अगर मैं इसकी रेट लिखूं, सेकुलर वेरिएशन है, इसकी जो वेरिएशन है 5 से लेके 10 डिग्री, 5 से लेके 10 डिग्री पर ईयर. तो एक साल में ये 5 से लेके 10 डिग्री के बीच में वेरी कर जाती है. तो फर्स्ट ऑफ द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज ऑब्जर्व्ड, टेक्निकली टर्म्ड एज सेकुलर वेरिएशन. ऑल नोट्स अवेलेबल ऑन द ग्रुप. बिल्कुल सही बात है, सारे नोट्स ग्रुप के ऊपर अवेलेबल है. चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट ऑफ द वेरिएशन इज नोन एज व्हाट? अगली जो वेरिएशन अवेलेबल है इसको हम बोलते हैं एनुअल वेरिएशन. द नेक्स्ट ऑफ द वेरिएशन इज टर्म्ड एज व्हाट? एनुअल वेरिएशन. अब ये एनुअल वेरिएशन क्यों होती है? एनुअल वेरिएशन इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अब पीछे वाले का रीजन नहीं पता था कि क्यों होती है, इसका रीजन पता है. सो एनुअल वेरिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अर्थ की रोटेशन जो सन के चारों तरफ होती है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में वेरिएशन आता है उसको हम एनुअल वेरिएशन बोलते हैं. ये जो एनुअल वेरिएशन होती है इसकी रेट क्या है वेरिएशन की? 1 से लेके 2 मिनट. सो द रेट ऑफ वेरिएशन इज 1 to 2 मिनट. पीछे कितनी थी? 5 से लेके 10 मिनट पर ईयर. ये 1 से लेके 2 मिनट पर ईयर. नेक्स्ट ऑफ द वेरिएशन इज डायरोनल वेरिएशन. अब ये डायरोनल वेरिएशन क्या होती है? दिस इज द चेंज व्हिच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, दिस इज द चेंज व्हिच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एट अ प्लेस इन 24 आवर्स. ये जो चेंज है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में 24 घंटे के अंदर निकल के आता है. ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ये क्यों होता है? अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है. एनुअल वेरिएशन क्यों था? अर्थ सन के अबाउट रोटेट कर रही थी. क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है.
मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया यानी मैग्नेटिक मेरिडियन में चेंज आया, मैग्नेटिक मेरिडियन में चेंज आया, डेक्लिनेशन में चेंज आया। तो डायरेक्शनल वेरिएशन वो वेरिएशन है जो आपको एक दिन के अंदर मिल जाएगी। इसका वेरिएशन कितना होता है? इसका वेरिएशन होता है फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट टू 12 मिनट। तो फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट टू 12 मिनट, ये एक दिन में वेरिएशन निकल के आएगी। इन वन डे दिस मच ऑफ द वेरिएशन इज बीइंग कॉज्ड। अच्छा, ये डिपेंड किसके ऊपर कर जाती है डायरेक्शनल वेरिएशन? डायरेक्शनल वेरिएशन डिपेंड कर जाती है ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, कि आप जिस जगह की बात कर रहे हो उसकी लोकेशन क्या है। ये डिपेंड कर जाता है टाइम क्या है दिन का, ये जनरली दिन में ज्यादा होती है और रात में कम होती है। ये डिपेंड कर जाता है सीजन कौन सा है, ये समर्स में ज्यादा होती है, विंटर्स में कम होती है। और ये डिपेंड कर जाता है द ईयर ऑफ द साइकिल ऑफ द सेकुलर वेरिएशन। मैंने बताया ना साइकिल सेकुलर वेरिएशन की, सेकुलर वेरिएशन क्या करता है, अपनी डायरेक्शन बदलता है 100 से लेके 350 सालों में। तो सेकुलर वेरिएशन की कौन सी साइकिल चल रही है, इसके हिसाब से भी डायरेक्शनल वेरिएशन डिफर कर जाती है। तो सेकुलर वेरिएशन क्यों होती है नहीं पता, एनुअल वेरिएशन क्यों होती है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है सन के चारों तरफ, डायरेक्शनल वेरिएशन क्यों होती है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। सेकुलर वेरिएशन 5 से 10% ऑफ किसका, 5 से 10% नहीं लिखा बेटा, डिग्री लिखा है। 10% कहाँ लिखा है भाई, गलत लिख दिया क्या मैंने? अरे भाई डिग्री लिखा हुआ है, परसेंटेज थोड़ी है, ये डिग्री लिखा हुआ है, ये पर ईयर लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज दिख रहा है। एक गोला तुमने खुद लगा लिया मलिक। तो 5 से 10 डिग्री पर ईयर लिखा है, परसेंटेज नहीं लिखा है प्रभु। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली वेरिएशन हमारी सेकुलर वेरिएशन, दूसरी वेरिएशन हमारी एनुअल वेरिएशन, तीसरी वेरिएशन डायरेक्शनल वेरिएशन। नेक्स्ट वेरिएशन है हमारी इर्रेगुलर वेरिएशन। जैसे इर्रेगुलर सवाल आते हैं आपके दिमाग में, वैसे ये इर्रेगुलर वेरिएशन है। सो नेक्स्ट ऑफ द वेरिएशन इज इर्रेगुलर वेरिएशन। अब क्या होती है इर्रेगुलर वेरिएशन? So magnetic disturbance in the earth magnetic field leads to irregular variation. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, so magnetic disturbance in the earth magnetic field will lead to the irregular variation. इसकी वजह से irregular variation आता है। ये जो वेरिएशन होती है अनसर्टन होती है, these are random and unpredictable. So irregular variation ये अनसर्टन होंगी, ये रैंडम होगी और अनप्रेडिक्टेबल होगी। इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम ही क्या रखा हुआ है, इर्रेगुलर वेरिएशन रखा हुआ है। ये किसकी वजह से होती है? ये नेचुरल फिनोमिनन की वजह से होती है। नेचुरल फिनोमिनन जैसे अर्थक्वेक, नेचुरल फिनोमिनन जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, नेचुरल फिनोमिनन जैसे सुनामी, नेचुरल फिनोमिनन जैसे साइक्लोन। इसकी वैल्यू कहां तक जाती है? इसकी वैल्यू 2 डिग्री तक चली जाती है। इट्स वैल्यू मे एक्सटेंड अप टू 2 डिग्रीज। क्लियर है? सेकुलर वेरिएशन डिपेंडेंट अपॉन विच फैक्टर? बेटा सेकुलर वेरिएशन के बारे में बताया ना, कोई नहीं पता किसकी वजह से होती है। ये कौन है? ये चिंतन वेदा। तो चिंतनम वेदा। बेटा सेकुलर वेरिएशन क्यों होता है इसका रीजन ही नहीं पता। जब ये पता है इसका रीजन ही क्या है, तो फिर कैसे निकाल लोगे ये कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है? अगर मुझे ये पता हो ये किसकी वजह से होती है तो हम फैक्टर भी ढूंढे। अभी तक यही नहीं पता चला इंसान को कि सेकुलर वेरिएशन का रीजन क्या है, क्यों पाई जाती है, तो उसके फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे? चलो सोम की क्लास भी शुरू कर दो। सोम की क्लास बेटा इसी के बाद है, आपने देखा नहीं शेड्यूल? ललित, सोम की क्लास अभी सर्वे के बाद ही है, ज्वाइन करना आप। लिंक शेयर कर दो इसके ललित के साथ, जिन लोगों को लिंक मिल गया सोम की क्लास का शेयर कर देना इसके साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर हमारी मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज नोन, हमें मैग्नेटिक डेक्लिनेशन पता है और मुझे ट्रू बेयरिंग भी पता है, तो मुझे मैग्नेटिक बेयरिंग निकालनी है। कैसे निकालूंगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस? जरा चेक करना। पहला केस उठाया डेक्लिनेशन इज ईस्ट, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के कहां पर है? ईस्ट में है। मुझे डेक्लिनेशन पता है, आई नो द डेक्लिनेशन। तो क्या रिलेशनशिप हुई इसके अंदर? रिलेशनशिप ये हुई कि हमारी जो ट्रू बेयरिंग है दिस इज इक्वल टू डेक्लिनेशन प्लस मैग्नेटिक बेयरिंग। तो हमारी जो ट्रू बेयरिंग है इट इज इक्वल टू डेक्लिनेशन प्लस मैग्नेटिक बेयरिंग। ये डेक्लिनेशन प्लस मैग्नेटिक बेयरिंग के बराबर है। तो आ गया रिलेशनशिप। उसी तरीके से अगर मेरी डेक्लिनेशन वेस्ट होती, अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट में नहीं होके मैग्नेटिक नॉर्थ कहां पर होती? अगर मैग्नेटिक नॉर्थ होती हमारी कहां पर? वेस्ट में। और डेक्लिनेशन मुझे पता होता, अगर मुझे डेक्लिनेशन पता है और मुझे मैग्नेटिक बेयरिंग पता है, तो हम ट्रू बेयरिंग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ट्रू बेयरिंग? यहां पर क्या रिलेशनशिप होती? यहां पर ये रिलेशनशिप निकल के आती कि हमारी जो मैग्नेटिक बेयरिंग है
दिस इज इक्वल टू डेक्लिनेशन प्लस ट्रू बेयरिंग। तो ये रिलेशनशिप निकल के आ जाती है। लिंक नहीं मिला, लिंक बेटा मिल जाएगा, देखो ढूंढो। सर विल ऑफलाइन बैच स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ सिलेबस कवरेज, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। बिल्कुल भाई, ऑफलाइन बैच क्या, कोई सा भी बैच स्टार्ट इस बात को दिमाग में रखते हुए होता है कि आपको कुछ भी नहीं आता, सब कुछ जीरो से पढ़ाया जाता है। नॉट ओनली ऑफलाइन बैचेस, ऑनलाइन बैचेस भी कहीं पर भी स्टार्ट होंगे, ये मान के चलते हैं कि आपको जीरो लेवल की नॉलेज है और वहीं से पिकअप किया जाता है। इट इज पिकअप फ्रॉम देयर ओनली। चलो, अब ये तो हमारी बात हो गई किसकी, मैग्नेटिक बेयरिंग और ट्रू बेयरिंग कैसे निकालें विद द हेल्प ऑफ द डेक्लिनेशन। अब हम बात करेंगे किसकी, हाउ टू रन अ कंपास। सो हाउ टू रन अ, अब हम बात करेंगे किसकी, हाउ टू रन अ कंपास ट्रेवर्स। अब कंपास ट्रेवर्स को कैसे रन करें। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना, पीछे वाली जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताई थी वो तभी काम करेगी जब हमारी बेयरिंग होल सर्कल बेयरिंग हो। सो इन द प्रीवियस डिस्कशन जो भी मैंने आपको रिलेशनशिप बताया ट्रू बेयरिंग और मैग्नेटिक बेयरिंग के बीच में, ये तभी काम करेगा जब आपकी बेयरिंग होल सर्कल बेयरिंग हो। अगर क्वाड्रेंट बेयरिंग होगी, इफ द बेयरिंग इज क्वाड्रेंट बेयरिंग, आपको हर क्वाड्रेंट के लिए रिलेशनशिप खुद निकालना पड़ेगा। तो पीछे वाली रिलेशनशिप तभी काम करेगी जब बेयरिंग होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में हो। क्वाड्रेंट बेयरिंग के लिए हमें हर क्वाड्रेंट में एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। तो ये सजेस्टेबल ही नहीं है, क्योंकि हर क्वाड्रेंट के लिए एक्सप्रेशन निकाल के रटने से अच्छा है आपको अगर क्वाड्रेंट बेयरिंग दे रखी है, किसमें कन्वर्ट कर लो, होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट कर लो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर? इफ डेक्लिनेशन के ऊपर, सर इस डेक्लिनेशन के ऊपर नून वेरिएशन का क्वेश्चन करवा दीजिए। डेक्लिनेशन के ऊपर नून वेरिएशन का, हम जैसे ग्रीन स्टूडेंट का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So next of the point of reference is running a compass traverse। अब हम compass traverse कैसे रन करते हैं, देखो in compass traverse linear measurement is done with the help of the chain or tape and angle की measurement is done with the help of the magnetic compass। So in compass traverse जो linear measurement है वो चेन या टेप की मदद से की जाती है, और जो एंगुलर मेजरमेंट है वो प्रिज्मेटिक कंपास की मदद से की जाती है, मैग्नेटिक कंपास की मदद से की जाती है। जब भी हम ट्रेवर्स रन करेंगे यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। सो वी प्रेफर दैट हियर द ट्रेवर्स शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट, जब आप डायरेक्शन मेजर कर रहे हो, यानी जब बेयरिंग मेजर कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है आप फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग दोनों मेजर करो, पर रेकमेंडेड है कि आप फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दोनों मेजर करो। अगर आप ट्रेवर्स के अंदर फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग दोनों मेजर कर रहे हो तो आपको यह पता चल जाएगा कि लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। अब लोकल अट्रैक्शन क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, आई डिस्कस दिस, क्योंकि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो अगर आप ट्रेवर्सिंग कर रहे हो तो मैंडेटरी नहीं है फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग मेजर करो, पर रेकमेंडेड है आप दोनों को मेजर करो। इससे यह पता चल जाएगा कि आपकी मेजरमेंट में एरर है या नहीं है। कौन सा एरर नहीं है मैं भी बताऊंगा आपको, इसको हम लोकल अट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आपका जो ट्रेवर्स है वो लूप ट्रेवर्स है, लूप ट्रेवर्स क्या होता है, टाइप ऑफ क्लोज ट्रेवर्स, जहां पे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपको पता हो और एक ही हो, इसको हम बोल देते हैं लूप ट्रेवर्स। तो उसमें हम सम ऑफ इंटरनल एंगल निकाल लेंगे, और सम ऑफ इंटरनल एंगल आपका जो निकल के आ रहा है वो थ्योरेटिकल सम ऑफ इंटरनल एंगल के बराबर होना चाहिए। तो आप ये चेक लगा सकते हो अगर आप क्लोज ट्रेवर्स कर रहे हो और क्लोज ट्रेवर्स में भी लूप ट्रेवर्स है। लूप ट्रेवर्स क्या होता है, जहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या हो, सेम हो और नोन हो। लिंक ट्रेवर्स क्या होता है, जहां पे एंट्री पॉइंट पता है एग्जिट पॉइंट पता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पता है एंड पॉइंट पता है, पर ये एक ही नहीं है, ये अलग अलग है। तो दोनों ही क्लोज ट्रेवर्स है, एक को लूप बोलते हैं एक को लिंक बोलते हैं। क्लियर है चीज? चलो, अभी हमने पीछे बात करी लोकल अट्रैक्शन की, अब लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। लोकल अट्रैक्शन को समझने के लिए, लोकल अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल टू द लोकल मैग्नेटिक फील्ड अदर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमें यह पता है कि अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करूंगा, ये मैग्नेटिक नीडल अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देती है। इस बात को ये समझते हैं, लेट अस सपोज ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करूंगा, अगर मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करूंगा तो मैग्नेटिक नीडल अपने आप को इसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। अगर मैग्नेटिक नीडल किसी और फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, पर अगर लेट अस सपोज मैग्नेटिक नीडल किसी और फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये अपने आप को दूसरी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। तो कहने का मतलब ये है, इट इज द अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल टू द लोकल मैग्नेटिक फील्ड अदर देन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी, पर मैग्नेटिक नीडल कहां चली गई, किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर गई। अब ऐसा क्यों होता है? लोकल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है? लोकल मैग्नेटिक फील्ड होती है आयरन फेंस, कोई फेंसिंग लगी हुई है वो आयरन की है, स्टील के पाइप लगे हुए हैं, ऊपर इलेक्ट्रिक वायर जा रही है, आपकी घड़ी है उससे भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, आसपास गाड़ियां हैं उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो अगर मैग्नेटिक नीडल अपने आप को किसी और मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन कर देती है, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन के अंदर जो आपने डिफरेंस ऑफ एंगल निकाला उसको हम क्या बोल देते हैं, लोकल अट्रैक्शन बोल देते हैं। So a freely suspended magnetic needle takes the direction of earth magnetic field. But if there is some local attraction present, magnetic needle मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में अलाइन नहीं करेगी। क्लियर है चीज? अगर हमारे रीडिंग में फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं निकल के आया, इसका मतलब उस स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है। तो लोकल अट्रैक्शन कैसे निकाला जाता है? हाउ टू फाइंड द लोकल अट्रैक्शन? व्हाट इज लोकल अट्रैक्शन? अगर मुझे लोकल अट्रैक्शन कैलकुलेट करना है, लोकल अट्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द लोकल मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और लोकल मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफरेंस निकल के आएगा हॉरिजॉन्टल एंगल के टर्म में, इसको मैं क्या बोल दूंगा, लोकल अट्रैक्शन बोल दूंगा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जिस स्टेशन पे फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के एंगल का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आया, इसमें दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो आपने गलत रीडिंग ली है, दूसरा वहां पे लोकल अट्रैक्शन है। इट मींस देयर इज सम लोकल अट्रैक्शन। क्लियर है चीज? सर व्हाई वी प्रेफर इट टू बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? बेटा अगर हमारा ट्रैवर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इंक्लूडेड एंगल कौन सी निकल के आती है? अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, क्लास स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मेरा ट्रैवर्स किसके अंदर है, अगर मेरा ट्रैवर्स है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, जब मैं इंक्लूडेड एंगल निकालूंगा वो इंटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। So if the traverse is in anti-clockwise direction and we measure the included angle which is in clockwise direction, it comes out to be interior angle. आपको डायरेक्टली इंटीरियर एंगल मिल जाएंगे। लोकल अट्रैक्शन ड्यू टू गैजेट, बिल्कुल सही बात है, गैजेट की वजह से हो सकता है, स्मार्टफोन की वजह से मिल सकता है। एब्सोल्युटली। देखो चेंज आशीष ने बिल्कुल सही बताया, ताकि हमें क्या मिल जाए, इंटीरियर एंगल मिल जाए, सो दैट वी आर एबल टू मेजर द इंटीरियर एंगल। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? तो लोकल अट्रैक्शन क्या होती है? लोकल अट्रैक्शन होती है एंगल बिटवीन दी लोकल मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोल देते हैं लोकल अट्रैक्शन। अब मैं एक और एंगल की बात कर रहा हूं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वन मोर एंगल। ये डिफरेंट एंगल है, ध्यान रखना। हमें पता है अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके टेंजेंशियली कहीं पर भी लाइन काटोगे, इट विल इंडिकेट द लाइन ऑफ फोर्सेस। इसको हम टेक्निकली लाइन ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। इस बात को समझाने के लिए मेरे पास डायग्राम है, कोइंसिडेंटली आई हैव अ डायग्राम, उससे पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये रही, हाँ ये रही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। देखो मस्त डायग्राम खुला है आपके सामने। अब क्या होता है डिप, इसको बताता हूँ। अब मुझे डिस्कस करना है डिप। देखो अर्थ की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, इससे क्या क्रिएट होते हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट होते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी लाइन ऑफ फोर्स बताना है, अगर आपको कहीं पर भी लाइन ऑफ फोर्स बताना है, क्या करो, इस मैग्नेटिक फील्ड पे टेंजेंट काटो। इस मैग्नेटिक फील्ड पे टेंजेंट काटो, ये आपको क्या बता देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बता देगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम एफ एम। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ एम। तो अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, इससे क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट होते हैं। क्लियर है? ये किसकी तरफ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ होता है। सो इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है अपने आप को अलाइन कर देता है इस फोर्स की डायरेक्शन में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो अपने आप को अलाइन कर देता है इस फोर्स की डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ, द एंगल विच इज मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विद द अर्थ सरफेस, इट इज नोन एज डिप। जितना एंगल मेरी ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सरफेस के साथ बना रही है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, डिप बोल दूंगा। अब जरा चेक करो, ये वाला पॉइंट इक्वेटर पे था, ये वाला पॉइंट इक्वेटर पे था, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की सरफेस के साथ एंगल बना रही है, अर्थ की सरफेस के साथ कितना एंगल बना, 0 डिग्री का एंगल बना। तो डिप की वैल्यू इक्वेटर पे कितनी होती है, ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने जो अर्थ की सरफेस के साथ एंगल बना रखा है, इसको हम बोलते हैं डिप। ये इक्वेटर पे कितना हो जाता है, 0, सो दिस एंगल इज 0। पर जरा देखो पोल्स पे, अगर मैं बात करूं पोल्स पे, ये हमारा फोर्स है, दिस इज अवर मैग्नेटिक फोर्स, ये अर्थ की सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है,
90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। और किसी पॉइंट पे निकालना है, ये वैल्यू आ गई थीटा की, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी डिप वेरी करती है किसके बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में। 0 होती है इक्वेटर पे, 90 होती है पोल्स पे। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिप बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज डिप। टेंजेंट गिव्स द लाइन ऑफ फोर्स, बिल्कुल सही बात है कैप्टन जैक स्पैरो। अगर आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे टेंजेंट काटोगे, ये आपको लाइन ऑफ फोर्स बता देगी या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बता देगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, वो लाइन जो इक्वल वैल्यू ऑफ डिप को जोड़े, इसको हम बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइन। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको आइसोगोनिक लाइन बताया था, क्या होती है आइसोगोनिक लाइन, वो लाइन जो इक्वल पॉइंट ऑफ किसको ज्वाइन करे, डेक्लिनेशन को ज्वाइन करे, उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोगोनिक लाइंस। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, आइसोक्लिनिक लाइंस की। तो आइसोक्लिनिक लाइन वो लाइन होती है which joins those point on the surface of the earth which have equal value of the dip, and if the value of the dip is 0 it is known as aclinic line। तो आइसोक्लिनिक लाइन वो लाइन होती है जो इक्वल वैल्यू ऑफ डिप को ज्वाइन करे, और अगर डिप की वैल्यू 0 हो जाए, इसको हम बोलते हैं एक्लिनिक लाइन। दोनों लाइनें ध्यान रखनी है आपको। वर्टिकल एंगल इज डिप, नो बेटा वर्टिकल एंगल डिप नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ने जो अर्थ की सरफेस के साथ एंगल बनाया, अर्थ की सरफेस कैसे निकालोगे, अर्थ की सरफेस टेंजेंशियल होगी ना, क्योंकि मेरा अर्थ भी क्या है, स्फेरिकल मान सकता हूं अर्थ को। तो अर्थ की सरफेस क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। जैसे इस पॉइंट में मैंने टेंजेंट काटा, इस टेंजेंट में और इस फोर्स में कितना एंगल है, दोनों पैरेलल है, 0 डिग्री। अब जब मैं पोल्स पे आया, पोल्स पे मैंने क्या किया, टेंजेंट काटा, टेंजेंट और फोर्स के बीच का एंगल क्या निकल के आया, 90 डिग्री निकल के आया। तो अर्थ की सरफेस जो आप बोल रहे हो वो वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल एंगल इज नॉट डिप। अर्थ की सरफेस के साथ जो एंगल बनाया किसने, मैग्नेटिक फोर्स ने। तो अर्थ की सरफेस कैसे निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट काट दो अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो इक्वेटर पे टेंजेंट काटी, ये निकल के आई, पोल पे टेंजेंट काटी, ये निकल के आई। क्लियर? सो इट इज नॉट दी वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल एंगल नहीं है। क्लियर है? चलो ठीक है। अभी हमने पीछे बात किया, जब भी आपको एंगल मेजर करने हैं, आप क्या यूज करोगे, कंपास को यूज करोगे। सो इन कंपास ट्रैवर्सिंग मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड। अब हम कंपास की बात करेंगे। तो डिप हो गया, लोकल अट्रैक्शन हो गया, अब हम बात करेंगे कंपासेस की। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द कंपास। चलो कंपास उठाते हैं। सो इन केस ऑफ द कंपास ट्रैवर्सिंग विल टेक द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास दो तरह के होते हैं, एक होता है सर्वेयर कंपास, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। ध्यान से सुनना, पिछली क्लास में कोई बोल रहा था कंपास के बारे में बताने के लिए, कंपास के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों के टेंजेंट का डिफरेंस। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आप बोल सकते हो कैप्टन जैक स्पैरो, दोनों के टेंजेंट का डिफरेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो हाँ, हम बात करेंगे अब कंपास की। तो मैग्नेटिक कंपास दो तरह के होते हैं, एक होता है सर्वेयर कंपास, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। पहले उठाया हमने सर्वेयर कंपास। अब क्या है सर्वेयर कंपास, देखो सर्वेयर कंपास, ये हमारा सर्वेयर कंपास है। यहां से भी नहीं, यहां से समझ में आएगा आपको सर्वेयर कंपास, ये ज्यादा बेटर है डायग्राम। अब सर्वेयर कंपास में क्या होता है, एक सर्कुलर बॉक्स होता है, ब्रास का या एल्यूमिनियम का। तो सर्कुलर बॉक्स है, ब्रास का या एल्यूमिनियम का। इसमें जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है, ये फिक्स होती है हमारे बॉक्स के ऊपर ही। तो बॉक्स के ऊपर ही ग्रेजुएटेड रिंग बनी हुई है। इसका मतलब जब आप कंपास को घुमाओगे, ये रिंग भी घूमेगी साथ में। दिस रिंग विल ऑल्सो रोटेट। सो अ ग्रेजुएटेड रिंग इज फिक्स्ड ओवर द बॉक्स इटसेल्फ। क्लियर है? अब जो साइज होता है कंपास का, वो उसके डायमीटर से ही बताया जाता है। इसकी जो डायमीटर होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होती है, मे एक्सटेंड अप टू 20 सेंटीमीटर ऑल्सो। तो 5 से लेके 20 सेंटीमीटर के बीच में भी डायमीटर होता है। नेक्स्ट, ये जो रीडिंग्स होती है, ये 1 डिग्री और आधे डिग्री की होती है। तो जो भी रीडिंग मार्क्ड है सर्वेयर कंपास के ऊपर, 1 डिग्री और आधे डिग्री की होती है। क्लियर चीज? जब हम कंपास को यूज नहीं करते, वेन बंद कर देते हैं। जरा देखो, ये दोनों वेन है, जब आप इसको यूज नहीं करते हो, वेन को बंद कर देते हैं। जैसे ये वेन बंद करोगे, जो नीडल है इस पिवट पॉइंट से ऊपर उठ जाएगी। पिवट पॉइंट से क्यों ऊपर उठा देते हैं, ताकि जो पिवट है उसकी वेर एंड टेयर नहीं हो। पिवट क्या है, जिसके ऊपर नीडल घूमती है। तो अगर नीडल इसके ऊपर ही बैठी रहेगी, घूमती रहेगी, तो जो पिवट है उसका वेर एंड टेयर हो जाएगा, वो घिस जाएगा। तो इससे बचने के लिए जब आप कंपास को यूज नहीं करोगे, लिड को बंद करोगे, ये क्या कर जाएगी, नीडल ऊपर उठ जाएगी। क्लियर है? जो मैग्नेटिक नीडल है वो किससे बनी हुई होती है, मैग्नेटिक स्टील से बनी हुई होती है। द मैग्नेटिक नीडल इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक स्टील। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो हमारा सर्वेयर कंपास है, मेन चीज है जो सर्वेयर कंपास है, ये हमें क्या बताता है, क्वाड्रेट बेरिंग बताता है।
इट गिव्स दी क्वाड्रेंट बेयरिंग, ये हमें होल सर्कल बेयरिंग नहीं देता, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसमें रीडिंग कैसे मार्क्ड होती है, हाउ द रीडिंग्स आर बीइंग मार्क्ड। एक चीज ये हमें क्वाड्रेंट बेयरिंग बताएगा, दूसरी चीज ये हमें रीडिंग कैसे बताता है या रीडिंग मार्क्ड कैसे होती है। रीडिंग मार्क करने के लिए हम क्या समझ सकते हैं, रीडिंग मार्क करने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअल ईस्ट है वो यहाँ पे वेस्ट होता है, और जो हमारा वेस्ट होता है वो यहाँ पे ईस्ट होता है, इसको जस्ट उल्टा रखा जाता है। जरा चेक करो, ये ईस्ट है पर क्या लिखा हुआ है वेस्ट, ये वेस्ट है और क्या लिखा हुआ है ईस्ट। जानबूझ के किया है ऐसा, क्यों जानबूझ के किया, पहली चीज क्वाड्रेंट रीडिंग बताएगा, दूसरी ईस्ट को वेस्ट कर रखा है, वेस्ट को ईस्ट कर रखा है। क्यों, क्योंकि जब आप कंपास को घुमाओगे लाइन ऑफ साइट देखने के लिए, ये रीडिंग भी घूमेंगी, क्योंकि इस बार रीडिंग कहां पर है, बॉक्स के ऊपर ही है। इस बात को समझाने के लिए एग्जांपल दिया, जरा चेक करो, ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ साइट है, दिस इज अवर लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट है, आप कंपास को घुमा रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट वेन है, ये आई वेन है। ऑब्जेक्ट को जब आपने घुमाया तो रीडिंग भी घूम गई, पहले जीरो यहां पर था, जीरो उठ के कहां आ गया, यहां पर आ गया, जीरो उठ के यहां पर आ गया। डायरेक्टली आपने रीडिंग उठाई, कितनी रीडिंग आई, डायरेक्टली आपने रीडिंग उठाई, कौन सी रीडिंग आई, चेक करो, रीडिंग आई हमारी नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, तो डायरेक्टली मेरी कौन सी रीडिंग आ गई है, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। तो डायरेक्ट रीडिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, क्योंकि ये मेरी लाइन ऑफ साइट थी, तो मेरी लाइन ऑफ साइट तो कैसी थी, ये थी, ये है लाइन मेरी ओबी, सो दिस इज माय लाइन ओबी, ये एंगल कितना था, 30 डिग्री का था। तो अगर आप यहां पर क्या लिखते, ईस्ट लिखते, यहां पर वेस्ट लिख देते, जैसा होता है, तो आपकी रीडिंग क्या आ जाती, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट आ जाती। तो क्योंकि हमारी रीडिंग घूमती है किसके साथ, लाइन ऑफ साइट के साथ, इसीलिए यहां पे ईस्ट को वेस्ट लिखा हुआ है, वेस्ट को ईस्ट लिखा हुआ है। क्लियर है, चलो डायरेक्ट क्वाड्रेंट बेयरिंग आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो सर्वेयर कंपास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट उल्टा लिखा हुआ होता है। क्लियर है चीज, तो पहला कंपास हमारा आ गया सर्वेयर कंपास। जब भी हम कंपास को स्टेब्लिश करते हैं, इसके ऊपर क्या लगाई जाती है, एडजस्टमेंट लगाई जाती है। कुछ एडजस्टमेंट टेम्परेरी होती है, कुछ एडजस्टमेंट हमारी परमानेंट होती है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट जैसे आप सेंटरिंग करोगे, कंपास को सेंटर पे लगाओगे स्टेशन के, लेवलिंग करोगे, यानी जो आपकी नीडल है वो किस में आ जाए, हॉरिजॉन्टल में आ जाए, नीडल कम्स इन दी हॉरिजॉन्टल। ये तो हुए हमारे टेम्परेरी एडजस्टमेंट। इसके बाद है हमारे परमानेंट एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है, परमानेंट एडजस्टमेंट होता है एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, एडजस्टमेंट ऑफ साइट वेन, एडजस्टमेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द नीडल, एडजस्टमेंट ऑफ द स्ट्रेटनेस ऑफ द नीडल, नीडल आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो, और एडजस्टमेंट ऑफ द पिवट। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट। तो कुछ एडजस्टमेंट हमारे टेम्परेरी होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट हमारे परमानेंट होते हैं। तो सर्वेयर कॉम्पास अगर बॉटम लाइन बताई जाए, क्या बताएगा, क्वाड्रेंट बेयरिंग आपको बताएगा, इट विल इंडिकेट द क्वाड्रेंट बेयरिंग। सर ये जो बेयरिंग आएगी मैग्नेटिक बेयरिंग आएगी या ट्रू बेयरिंग आएगी, ये जो बेयरिंग आएगी बेटा मैग्नेटिक कंपास है ना, ये मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेटिक नीडल लगाई हुई है आपने। मैग्नेटिक नीडल अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन करती है, ये जो मैंने नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है कौन सा है बेटा, मैग्नेटिक है ना ये। तो जब मैग्नेटिक नीडल है और नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है आपने, ये कौन सा नॉर्थ और साउथ है, हमें पता है ना नीडल अपने आप को किस डायरेक्शन में ओरिएंट कर देती है। तो नीडल तो यही पड़ी रहेगी, तो नीडल तो यही पड़ी रहेगी, तो नीडल विल बी हियर। ये कौन सी है, मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, तो ये क्या निकाल के देती है आपको, मैग्नेटिक बेयरिंग निकाल के देती है। मैग्नेटिक बेयरिंग से आप ट्रू बेयरिंग निकाल सकते हो अगर आपको डेक्लिनेशन पता हो, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ द डेक्लिनेशन। क्लियर, डायरेक्ट क्वाड्रेंट बेयरिंग। व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ सिलेबस कंप्लीशन ऑफ द बैच, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा बेटा, आपके पेपर से पहले तो कंप्लीट कराना ही है सारा सिलेबस। तो जो बैच स्टार्ट हो रहा है अभी 27 तारीख से, वो दिसंबर से लेके जनवरी के बीच में खत्म हो जाएगा। बेटा जो भी जानकारी चाहिए ऑफलाइन की, ऑफलाइन सेंटर में आके पूछ लो। चलो, इट विल अलाइन इटसेल्फ इनटू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, बिल्कुल सही बात है, ये अलाइन करेगा अपने आप को मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ में। ये तो हमारा पहला कंपास। अब दूसरे कंपास की बात करते हैं, दूसरे कंपास की बात करते हैं। दूसरा कंपास है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास का डायग्राम देख लो। अब प्रिज्मेटिक कंपास क्यों बोलते हैं इसे, प्रिज्मेटिक कंपास इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें प्रिज्म की मदद से रीडिंग ली जाती है। तो कहने का मतलब है जो आप देखोगे लाइन ऑफ साइट, यानी जो ऑब्जेक्ट को देखोगे, जो स्टाफ को देखोगे, और जो ग्रेजुएशन के ऊपर रीडिंग आएगी, ये एक साथ निकल के आती है क्योंकि प्रिज्म की मदद से देखा जाता है। तो ये प्रिज्म लगा हुआ है हमारा, दिस इज द प्रिज्म। तो आप सामने देख भी लेते हो और रीडिंग भी पड़ी जाती है, रीडिंग कैन ऑल्सो बी रेड। क्योंकि इसमें हम प्रिज्म को यूज करते हैं इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास। अब ये कंपैरेटिवली क्या होता है, छोटा होता है सर्वेयर कंपास से, 8.5 से लेके 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है।
इट्स डायमीटर इज 8.5 टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो कंपैरेटिवली ब्रॉड होती है, पिछले वाले में नैरो होती है, यहाँ पर ब्रॉड नीडल लगाई जाती है। तो पीछे वाली जो नीडल है वो नैरो है, ये वाली नीडल कैसी है हमारी, ब्रॉड है। यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है वो रिंग के ऊपर मार्क की जाती है, कहने का मतलब बॉक्स पे अटैच नहीं होती है। यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो अलग से रिंग के ऊपर मार्क होती है, पीछे जो ग्रेजुएशन थी वो बॉक्स के ऊपर मार्क थी। यहाँ पर जो ग्रेजुएशन होती है वो हमें होल सर्कल बेरिंग निकाल के देती है, पीछे क्या निकाल के दे रही थी, क्वाड्रेंट बेरिंग निकाल के दे रही थी। सो इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास चेंज क्या आया, ये हमें होल सर्कल बेरिंग बताएगी। यहाँ पे साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ होती है। यहाँ पर जो नीडल होती है वो कंपैरेटिवली ब्रॉड निकल के आती है। अब यहाँ पर भी एक चेंज है, क्या चेंज है, पहला देखो, अगर इसमें डायग्राम में देखें, चेक दी डायग्राम, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये तो वैसे ही लिखे हुए हैं, पर चेक करना यहाँ पे रीडिंग साउथ की 0 है और नॉर्थ की 180 है। तो यहाँ रीडिंग चेंज कर रखी है नॉर्थ साउथ की, पीछे ईस्ट वेस्ट को घुमा रखा था, यहाँ पे रीडिंग को घुमा रखा है। तो यहाँ पर हम नॉर्थ को 180 मार्क करते हैं, साउथ को 0 डिग्री मार्क करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इस बात को समझने के लिए भी एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, दिस इज अवर लाइन ऑफ साइट, ये हमारी लाइन है। तो इस लाइन की होल सर्कल बेरिंग क्या है, इस लाइन की होल सर्कल बेरिंग है ये, लेट सपोज ये वैल्यू निकल के आती है 330 डिग्री, पीछे एग्जांपल में 330 डिग्री। अब ये इस लाइन की होल सर्कल बेरिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे कंपास को घुमाएंगे, कंपास को घुमाएंगे, इधर देखेंगे। आपने कंपास को घुमाया, इधर देखा, जब आपने कंपास को घुमाया इधर देखा, आप रीडिंग तो यहीं से ले रहे हो, प्रिज्म यहीं पे लगा हुआ है, तो ये प्रिज्म लगी हुई है यहीं पे। इसका मतलब प्रिज्म के ऊपर रीडिंग क्या आनी चाहिए, 330 डिग्री आनी चाहिए। और प्रिज्म के ऊपर रीडिंग 330 डिग्री कब आएगी, जब आपने साउथ के ऊपर 0 मार्क कर रखा है, नॉर्थ के ऊपर 180 मार्क कर रखा है, साउथ के ऊपर दोबारा 360 डिग्री मार्क कर रखा है। तो डायरेक्टली आपको होल सर्कल बेरिंग मिल जाएगी, डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ होल सर्कल बेरिंग। सर्वेयर कंपास का आधा डिग्री बेटा बताया तो था पीछे, तो सर्वेयर कंपास आपको आधे डिग्री तक का एंगल बता देता है। सारी चीजें खुद ही बता देता हूं, जो ग्रेजुएशन होती हैं वो उसके ऊपर मार्क्ड होती है हाफ डिग्री एंड डिग्री, तो आधा डिग्री एंगल बता देगा आपको वो। ये डेक्लिनेशन कैसे पता चलेगी, डेक्लिनेशन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से। ट्रू मेरिडियन मार्क करते हैं, ये सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि पूरे लेक्चर लगाते नहीं हो। ट्रू मेरिडियन स्टैब्लिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक कंपास ने बताई, ट्रू मेरिडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन ने बताई, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बता देगा आपको, डेक्लिनेशन। देन सर इट इज राइट दैट magnetic south pole of earth is towards the geographic north pole। मैग्नेटिक साउथ पोल, वाह मतलब, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे दोनों तरह के कंपास कंप्लीट हो गए, तो सर्वेयर कंपास, क्वाड्रेंट बेयरिंग, प्रिज्मेटिक कंपास, होल सर्कल बेयरिंग, ये हमें होल सर्कल बेयरिंग की जानकारी दे देगा। तो यहाँ पे आके कंप्लीट होता है हमारा कंपास सर्वेइंग। एट दिस पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड अवर कंपास सर्वेइंग। अब सवाल देखते हैं इसके ऊपर, प्रैक्टिस करते हैं सवाल किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। So which type of problems are being asked? चलो देखो, रेफर द फर्स्ट प्रॉब्लम। आ रहा है किसी का? नहीं। The whole circle bearing of the line AB and BC are 30 degree and 120 degree. What is the included angle ABC between the line AB and BC? Included angle निकालना है आपको. You have to calculate the value of included angle.
है किसी का? सी, डी, सी भी आ गया है, डी भी आ गया है। चलो देखो, एनालाइज करते हैं। होल सर्कल बेयरिंग है लाइन ए बी की और ए सी की। एक है हमारी 30 डिग्री, सो 30 डिग्री, सो ए बी ये है 30 डिग्री और 15 मिनट, सो 30 डिग्री 15 मिनट्स। फिर है हमारी लाइन बी सी, देन अवर लाइन बी सी, फिर है लाइन बी सी, इसका है 120 डिग्री 30 मिनट, 120 डिग्री 30 मिनट यानी ये वैल्यू है। तो 120 डिग्री 30 मिनट, 120 डिग्री 30 मिनट, सो दिस इज द वैल्यू विच इज गिवन टू यू। अच्छा, ये ट्रैवर्स किस में अंदर है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? ट्रैवर्स इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? ट्रैवर्स हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? ऑप्शन बी। बेटा सारे ऑप्शन चढ़ा दिए, कोई बोल रहा है सी, कोई बोल रहा है डी, कोई बोल रहा है बी। ये हमारा ट्रैवर्स आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पूछ क्या रहा है आपसे ये? इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल हमेशा किस में मेजर करते हैं? हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, पीछे वाली लाइन से और आगे वाली लाइन के बीच में। तो ये हमारा इंक्लूडेड एंगल है, दिस विल बी टर्म्ड एज इंक्लूडेड एंगल। अब एंगल निकालना है आपको, तो यार एम इज टू कैलकुलेट दिस एंगल। अब ये वाला एंगल कैसे निकाले भाई? सो ये वाला एंगल निकालना है हमें। तो ये तो 120 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल हुआ हमारा 120 डिग्री 30 मिनट। इसमें ये 90 डिग्री जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ दोगे? 90 डिग्री जोड़ दोगे, इसमें 90 डिग्री जोड़ दिया, ठीक है, इसमें 90 डिग्री जोड़ दिया। तो पीछे वाली लाइन से आगे वाली लाइन के में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है 90 डिग्री जोड़ दिया, 90 डिग्री जोड़ दिया। और ये वाला एंगल कितना है? 90। तो ये वाला एंगल आ गया हमारा, इफ दिस इज 30, दिस इज 90, दिस एंगल विल बी हाउ मच? ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा? घटा दो 180 में से, सो आई कैन कैलकुलेट दिस एंगल। तो ये वाला बचा हुआ एंगल निकाल सकते हो। तो ये आ गया 60, 60 यानी 59, 59 डिग्री 45 मिनट्स। ये हमारा इंक्लूडेड एंगल है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब मेजर कर लो ये जो भी वैल्यू आती है। तो 120 और 90, 120 और 90 210, 210 और 259 यानी आ गया 269। सो 269 यही है। सो 269 और ये भी जोड़ दो, देखो यही वैल्यू आ रही है, दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग आउट। तो 30 15, तो 30 15 है, सॉरी 30 डिग्री 15 मिनट, तो ये सही चल रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। निकाल लो वैल्यू, यही आ रही वैल्यू। मैंने सबसे पहले बताया था। नन, नन क्यों आया भाई? कैलकुलेशन कर लो एक बार, व्हाट इज द कैलकुलेशन कमिंग आउट? ये वाला एंगल सही है कि ये 58 डिग्री होगा? दिस एंगल इज करेक्ट और 58 डिग्री होगी। एक बार कैलकुलेशन कर लेना, मैंने सबसे पहले बताया था ऑप्शन 269। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो ये, या मैं घटा के निकाल लेता हूँ ना, कैलकुलेटर चाहिए होगा इसके लिए। तो 180 -90 -30 60, 59 सही है ये। सो दिस इज करेक्ट। तो ये तो कितना आ गया? 270 आ रहा है मेरा तो, 270 डिग्री 15 मिनट्स। एक बार क्रॉस चेक करना, सही है? नहीं वैल्यू सही है, पर एंगल मेरा 270 15 मिनट्स आ रहा है। चेक करो यही है क्या? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है। कैसे आ गया भाई आपका सी? सी ऑप्शन कैसे निकालिए भाई प्रभु? सर सही है आपका कैलकुलेशन। हाँ तो कोई भी नहीं है, नन ऑफ द ऑप्शन इज देयर, कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो 270 डिग्री 15 मिनट, सो नन ऑफ द ऑप्शन इज देयर। चलो अगला सवाल देखो, चेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
कोई ऑप्शन सही नहीं है इसके अंदर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अ सर्वेयर कंपास हैज टू साइट वेन, ठीक है। अ प्रिज्मेटिक कंपास हैज एन ऑब्जेक्ट वेन, हैज एन आई वेन, ठीक है। अ ट्रफ कंपास इज एन एक्सेसरी टू द प्लेन टेबल, ट्रफ कंपास करेंगे प्लेन टेबल सर्विंग के अंदर। इन प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएशंस ऑन द एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट एंड द इंडेक्स रिमेन स्टेशनरी। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं बेटा, पीछे वाले लेक्चर देखो तभी समझ में आएगा। पीछे वाले लेक्चर देखो तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अभी क्लास खत्म होगी, पीछे वाले लेक्चर देखना, इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, तभी समझ में आएगा। तो आखिरी वाला ऑप्शन गलत है। प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशंस आर ऑन द एल्यूमिनियम डिस्क एंड रोटेट एंड इंडेक्स रिमेन स्टेशनरी। यहाँ पे जो ग्रेजुएशंस होती है किसके ऊपर होती है? डायरेक्टली नीडल के ऊपर होती है। बिल्कुल सही बात है, इट इज डायरेक्टली ऑन द नीडल। तो जो एल्यूमिनियम नीडल है वो अटैच टू द रिंग होती है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी आंसर क्या है? डी है। सो आंसर इज डी। सो आंसर कम्स आउट टू बी डी। सर अगर 300 डिग्री से इंटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो सी वाला ऑप्शन आता है, तो क्यों करूंगा मैं, पहले ये भी तो बताओ। तो 300 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ऑप्शन आ जाता, तो मेरे को ऑप्शन थोड़ी निकालना है वहां पे। मेरे को तो कंसेप्ट बताना है, कंसेप्ट के हिसाब से आंसर निकालना है। आंसर ये है, उसने जो पूछा इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल का आंसर ये है। अब वहां बैठ के मैं ऑप्शन थोड़ी मैच कराता रहूंगा कौन सा ऑप्शन मैच करना है। तो पहली बात तो ये 360 डिग्री में से क्यों घटाया आपने? मतलब कुछ तो लॉजिक होगा, 360 डिग्री में से घटा देते हैं। ये सपना कैसे आया आपको कि 360 में से घटाऊंगा? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है ऐसे 360 डिग्री वाली। अगले ने पूछा इंक्लूडेड एंगल बताओ, मैंने इंक्लूडेड एंगल निकाल के दे दिया। आप ही बोल रहे थे 269, कोई कुछ बोल रहा था, भैया 270.15 मिनट आया, कोई आंसर नहीं है, मैं कुछ बात नहीं करूंगा वहां पे। आई मार्क नथिंग। तो इसलिए फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है और फालतू का दिमाग भी नहीं लगाना है। जो चीज बताई गई है उसी को अप्लाई करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट विद द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। चलो तो बोल रहा है इसमें से कौन सी डेक्लिनेशन है ये पूछी हुई है। वो फॉर्मूला लगाया इंक्लूडेड एंगल वाला, फोर बियरिंग बैक बियरिंग, कोई बात नहीं बेटा लगा लो। सवाल क्या बोल रहा है? विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से कौन कौन सी डेक्लिनेशन होती है? विच ऑफ देम आर डेक्लिनेशन। तो सवाल बोल रहा है इसमें से कौन कौन सी डेक्लिनेशन होती है। अभी पीछे बताया था, सेकुलर, डायरेक्शनल, एनुअल। रेगुलर की जगह क्या होता है? रेगुलर की जगह होता है इर्रेगुलर। जिस क्वेश्चन केएमसी में आया था, सी आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। सो 1 2 एंड 3। तो सेक्युलर होता है, डायरेक्शनल होता है, एनुअल होता है। ठीक है, चलो देखो। तो रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है, इट इज इरेगुलर। चलो देखो अगला सवाल क्या है। सो लाइन PW इन एन ओल्ड मैप had magnetic bearing of this much when the local magnetic declination was 2 degree east. If the magnetic declination is now 4 degree west, what will be the magnetic bearing of the line PW? निकालो मैग्नेटिक बेयरिंग लाइन PW की, कैलकुलेट कीजिए। पहले डेक्लिनेशन ईस्ट है, मैग्नेटिक बेयरिंग दे रखी है आपको, ट्रू बेयरिंग निकाल लो, लाइन की ट्रू बेयरिंग वही रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ट्रू बेयरिंग में। देयर विल बी नो चेंज इन ट्रू बेयरिंग। ए ए चलो देखते हैं क्या है सवाल। सो ये हमारा ट्रू नॉर्थ, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ। डेक्लिनेशन कितना दिया हुआ है? 2 डिग्री दिया हुआ है। और नॉर्थ मैग्नेटिक बेयरिंग है 57 ईस्ट। सो नॉर्थ 57 ईस्ट, ये हमारी लाइन है PW। दिस एंगल इज हाउ मच? दिस एंगल इज 57 डिग्री। तो हमारी ट्रू बेयरिंग कितनी हो जाएगी? हमारी ट्रू बेयरिंग होगी, अवर ट्रू बेयरिंग विल बी
ट्रू बेयरिंग विल बी 2 + 57, 59 डिग्री, और ये कांस्टेंट रहेगी, दिस विल बी कांस्टेंट 59 डिग्री। अब क्या बोल रहा है सवाल? अब बोल रहा है व्हेन दी लोकल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज, ठीक है, 4 डिग्री वेस्ट। अब ये मैग्नेटिक नॉर्थ यहां पर आ गई, मैग्नेटिक नॉर्थ यहां पे आ गई, और ये एंगल कितना हो गया? 4 डिग्री का हो गया। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन PW? अब मुझे मैग्नेटिक बेयरिंग निकालनी है। मुझे क्या पता है? मुझे पता है ट्रू बेयरिंग। तो हमारी मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी हो जाएगी? वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक बेयरिंग। मैग्नेटिक बेयरिंग विल बी 59 + 4, 63 डिग्री। So this will come out to be 63 degree. So north 63 degree east. So north 60 degree east. बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन करो। चले, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। A survey line BAC crosses a river A and C being on the near and distant banks respectively. Standing at D, a point 50 meter is measured perpendicular to AB from A. The bearing of C and B are 320 and 230 respectively. AB being 25 meter the width of the river. निकालो width of the river, कैलकुलेट करके बताओ width क्या आ रही है रिवर की। तो aim is to calculate the width of the river. निकाल के बताओ। आ रहा है किसी का? नहीं, सिंपल ज्योमेट्री है। चलो देखो, so a survey line BAC crosses a river A being on rear and C being on distance bank. Let us suppose ये हमारी नदी है, this is our river, BAC crosses a river, तो ये BAC क्रॉस कर रहा है रिवर को, ये हमारी सर्वे लाइन है BAC, दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज C। मुझे विड्थ निकालनी है रिवर की, यानी ये x निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है AB 25 मीटर है, तो AB हमारी 25 मीटर है, ठीक है। स्टैंडिंग एट D, अ पॉइंट 50 मीटर मेजर्ड परपेंडिकुलर टू AB फ्रॉम A, यानी आप ये परपेंडिकुलर दूरी चले, परपेंडिकुलर दूरी चले 50 मीटर की, ठीक है, परपेंडिकुलर दूरी चले 50 मीटर की, ठीक है, फ्रॉम A। ये हमारा D पॉइंट है, दिस इज अवर D पॉइंट। बेयरिंग ऑफ C एंड B आर 320 डिग्री। C की बेयरिंग बता रखी है, B की बेयरिंग बता रखी है, तो C की बेयरिंग और B की बेयरिंग, C की बेयरिंग कितनी दी है? C की बेयरिंग दी है 230 डिग्री, 230 डिग्री, सो 230 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बना के दिया है? ये वाला एंगल बना के दिया है 230 डिग्री का, सो दिस एंगल इज 230 डिग्री। और D से C तक का एंगल है 320 डिग्री। ये वाला पूरा एंगल 320 डिग्री है, मेरे पास जगह नहीं है बनाने की। अब ये पूरा 320 डिग्री है, मैं ये वाला एंगल बता रहा हूं आपको, ये वाला एंगल है 40 डिग्री, दिस एंगल इज 40 डिग्री। तो ये एंगल मैंने आपको बता दिया 40 डिग्री का। अब वो बोल रहा है एक्स की वैल्यू निकाल के दे दो कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू, कैसे? आई कैन मेजर दिस एंगल, ये वाला एंगल निकाल सकते हो थीटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं थीटा। अगर ये 230 डिग्री है, तीनों का सब मिला के 270 डिग्री हुआ, 270 यानी 40 डिग्री हो गया, यही आ रहा 40 डिग्री। तो यहां से वैल्यू निकाल सकते हो, 40 डिग्री एंगल है, 25 और 20 निकला हुआ है, 40 डिग्री एंगल है, थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो tan थीटा कैन बी कंप्यूटेड, कैलकुलेट कर लो अब, 100, 40, चलो तो हम बोल सकते हैं tan थीटा कितना हुआ? सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस,
25/50 इज इक्वल टू 1/2, सो इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये हमारा 40 डिग्री है, ये हमारा 40 डिग्री है, ये हमारा क्या हो गया 50 डिग्री, तो ये हमारा 50 डिग्री हो गया। तो हम लगाएंगे 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू x/50, यानी ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा है यानी 2 है, यानी x/50 है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। द वैल्यू ऑफ x इज 100 मीटर, 100 मीटर निकल के आ गया। क्लियर है? चलो जो नोट्स हैं वो मैं आपको ग्रुप के ऊपर दे दूंगा, नोट्स आई विल शेयर ऑन द ग्रुप, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। चलिए, थैंक यू एवरीवन।